और बस यही था ना जिसमें हमने इंटरकनेक्ट कहते हैं। इंटरकनेक्ट का प्रैक्टिकल हो गया था हमारा। हम्म, हम्म। कंपोनेंट्स हो गए थे इंटरकनेक्ट के, जो कंपोनेंट्स होते हैं। हाँ जी, 5 नहीं 6 कंपोनेंट्स थे ना, 6 या 7 थे। मैंने स्क्रीन शेयर कर रखी है। एक सेकंड में। हाँ, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन कोई डाउट तो नहीं है अभी जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि एडी कनेक्ट कोई भी बंदा इंस्टॉल कर सकता है, 5 मिनट का टाइम लगता है। तो सिंक्रोनाइज अवर यूजर, एनीवन कैन डू दैट। बहुत सारे आर्टिकल्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जिसको देख करके हम कर सकते हैं। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये रहता है कि जब आप एडी कनेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं किसी भी हाइब्रिड इन्वायरमेंट को स्टैब्लिश करने के लिए, तो पहले आपको पर्पज पता होना चाहिए कि एडी कनेक्ट को हम इन्वॉल्व क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एडी कनेक्ट को कई जगह पे इस्तेमाल किया जाता है, एज्योर पे इस्तेमाल किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे इसका यूसेज है, और माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून की सर्विसेज पे भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू क्रिएट अ बल्क एनरोलमेंट और टू परफॉर्म द टास्क ऑफ ऑटो ऑटो पायलट के केस में भी हम इंट्राकनेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि केवल हम इंट्राकनेक्ट को एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्ट किए हैं एज्योर पोर्टल पे टू मैनेज द यूजर्स फ्रॉम ऑन प्रेमाइसिस एडी टू इंट्रा एडमिन सेंटर। आप सेम एक्टिविटी इंट्यून पे अगर क्लाइंट कहता है कि मेरे पास 500 मशीनें हैं और आप उनको एक साथ इनरोल करो इंट्यून पोर्टल के ऊपर, तो वो कंसीडर किया जाता है ऑटो पायलट के केस में। और ऑटो पायलट के केस में जो मशीनें आपकी ऑलरेडी डोमेन का मेंबर हैं उन्हीं मशीनों को हम इमीडिएटली इनरोल कर लेते हैं एक साथ। अगर 10 मशीनें, 50 मशीनें, 500 मशीनें आपके लोकल डोमेन कंट्रोलर का मेंबर हैं, मीन्स आपने वर्क ग्रुप से डोमेन में कन्वर्ट कर रखा है, तो कंप्यूटर की डिटेल्स आ जाती है। और जब आप एडी कनेक्ट इस्तेमाल करते हो तो सारी मशीनें यूजर के साथ साथ जो मशीन्स आपने कनेक्ट कर रखी हैं वो मशीनें भी हमारे पोर्टल पे जाके हाईलाइट हो जाती हैं। अब आपको बाकी का जो रेस्ट ऑफ टास्क है वो हमारा इंट्यून का पैनल करेगा। इंट्यून का पोर्टल जब आप ओपन करोगे तो इंट्यून पोर्टल के ऊपर आपको ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विच इज रिलेटेड टू बल्क इनरोलमेंट या ऑटो पायलट का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। उस ऑटो पायलट में जो मशीनें आपने कनेक्ट की हैं उनको आप डायरेक्टली पोर्टल पे ले जा करके इनरोल करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कैसे करते हैं हम? कहते हैं अगर हमें ब्लॉक कराने हो कि भी अगर जैसे विद इन ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन हूँ, विद इन दी नेटवर्क हूँ, तो मेरे ऑफिस 365 अकाउंट लॉगिन हो, और अगर कोई और दूसरा डिवाइस यूज करता हूँ तो उस पर लॉगिन ना हो। 365 के लॉगिन कंट्रोल की एक्टिविटी को मैनेज करने के लिए एक सर्विस होती है जिसको हम बोलते हैं कंडीशनल एक्सेस। ओके। ठीक है, कंडीशनल एक्सेस इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज। कुछ उनके पास बिल्ट इन पॉलिसी है जैसा कि जीपीयू में हमने देखा था, और कुछ पॉलिसी को आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हो। आपको किसी पर्टिकुलर डिवाइस को लॉक करना है प्लेटफॉर्म पे, मतलब डेफिनेटली वही बात हो गई कि हम केवल अपने एम्प्लॉयज को विंडोज का एक्सेस देंगे। अगर कोई भी बंदा गलती से एंड्रॉयड फोन पे या आईओएस डिवाइस पे, मैक में या आईफोन या आईपैड पे लॉगिन करेगा तो वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन देम। वो ऑप्शन है वो कहाँ से अनेबल होता है? कंप्लायंस पॉलिसी। कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी दो सर्विसेज होती हैं। सो ये जो सर्विस है वो कंडीशनल एक्सेस से होंगी। ओके। office.com आप रूट अकाउंट पे जाएंगे, ऑन प्रोमाइसेस यूजर हो या आपका क्लाउड का यूजर हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द टाइप्स ऑफ यूजर्स जिनको आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है। जितने भी यूजर्स हैं इन सब के लिए एप्लीकेबल होगा। ऑन प्रोमाइसेस से आप सिंक्रोनाइज करते हो तो थोड़ा सा एडवांस आ जाता है कि आप अपने यूजर को ऑन प्रोमाइसेस मशीन से यानी डोमेन कंट्रोलर से हैंडल कर लेते हो। और जो यूजर आपने डायरेक्टली पोर्टल पे क्रिएट कर रखा है उसके लिए आपका डायरेक्टली इंट्रा एडमिन सेंटर ओपन करना पड़ेगा जिसके थ्रू आप सेम टास्क परफॉर्म करेंगे। जैसे ये अपने पास पोर्टल है रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, आई एम गोइंग टू ओपन इंट्रा माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। आप देखिए मल्टीपल यूजर्स हमने क्रिएट कर रखे हैं और लगभग सारे यूजर्स को हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 बिजनेस स्टैंडर्ड का। ठीक है, मतलब मैं अपने इस यूजर को कहीं पे भी लॉगिन करके किसी भी बंदे को ईमेल सेंड या रिसीव कर सकते हैं। अब करेक्ट। कंडीशन हमें अप्लाई करनी है, तो कंडीशन का जो पार्ट है ना वो एडमिन सेंटर के ऑप्शन में एक आपको सिक्योरिटी मिलेगी। दिस इज द पैनल और ये सिक्योरिटी ऑप्शन मिलेगा। आप यहाँ पे जाएंगे और आपको सर्च करना है कंप्लायंस पॉलिसी, राइट। कंडीशनल एक्सेस और कंप्लायंस पॉलिसी दो चीजें होती हैं। कंप्लायंस पॉलिसी जो है प्री रिक्विजिट सेटअप करता है, और कंडीशनल एक्सेस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, conditional access is responsible to manage the platform।
आप अपने प्लेटफॉर्म को आप क्या करेंगे, अपने अकॉर्डिंग हैंडल करेंगे। ओके, तो ये जो दिस सेंटर इज के अंदर है? नहीं 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 सॉरी, इंट्रा एडमिन सेंटर के अंदर आएगा। ठीक है, अभी हम आ गए हैं अपने पास माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के अंदर, और इस इंट्रा एडमिन सेंटर के अंदर आपको मिलेगा ऑप्शन रिलेटेड टू द कंडीशनल एक्सेस। ओके। ठीक है, तो यू जस्ट नीड टू ओपन कंडीशनल एक्सेस विद एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं, आपको असाइनमेंट करना है। असाइनमेंट के केस में यू मस्ट नीड टू डेफिनेटली हम किसी पर्टिकुलर यूजर को सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि ये अलीबाबा यूजर है जिसको हमने लाइसेंस असाइन कर रखा है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इस कंडीशनल एक्सेस के जरिए इसके ऊपर पॉलिसीज लगाने का काम करेंगे। तो कहाँ से ओपन किया आपने ये? ये आप आ जाओ इंट्रा एडमिन सेंटर पे, दिस इज माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल, इसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन ठीक, सेंटर का पेज ओपन किया है। आप डायरेक्टली यूजर सर्च भी कर सेलेक्ट है। हाँ, आप डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हैं और डायरेक्टली यहाँ से आप फाइंड भी कर सकते हैं। कंडीशनल एक्सेस ओके, का एक डेडिकेटेड प्लेस है, ये ओके, पॉलिसी करेगा। और जो हमने अभी सेलेक्ट किया है कंडीशनल एक्सेस, उसमें हम यूजर डिफाइन करेंगे कि ये जो कंडीशनल एक्सेस की पॉलिसी है किस यूजर के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। ओके, ओके। अब तो जब हम क्रिएट, उसकी हाँ बोलो। नहीं सर, बोलो। ठीक है, अब हमें जैसे आपने बोला कि नहीं मुझे ना ऑथराइज करना है कि बंदे सिर्फ विंडोज पे लॉगिन करेंगे, या विंडोज बंदे फिर सिर्फ लिनक्स या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे लॉगिन अथॉरिटी नहीं, है। मतलब ऑफिस के ही लैपटॉप पे लॉगिन करेंगे, पर्सनल लैपटॉप्स पे ना लॉगिन कर पाए। बिल्कुल क्लियर है, आप उसमें दो तरीके हैं। आपके पास इन्वेंट्री में डिवाइस की इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दो। आपके इन्वायरमेंट में ऑन ऑफिस प्रोमाइसेस के अंदर जो आईएसपी रन कर रहा है ना, उस आईएसपी की आईपी एड्रेस दे दो। पब्लिक हम्म, आईपी एड्रेस दोगे तो आपकी मशीन कहीं पे भी बाहर ले जाओगे, किसी दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करोगे, लाइक हॉटस्पॉट से कनेक्ट किया या अपने होम नेटवर्क से आप कनेक्ट करते हो, तो ऐसी भी पॉलिसी अपने पास है जिसके जरिए हम अपने डिवाइस को ब्लॉक कर सकते हैं, उसकी सारी सर्विसेज को ब्लॉक कर सकते हैं, उसके एक्सेस को ब्लॉक कर सकते हैं। ओके। क्लियर? हम्म, यहाँ पे आप यूजर डिफाइन कर दो या ग्रुप डिफाइन कर दो, अपने ऊपर डिपेंड करता है। और फिर लॉगिन के केस में, कंडीशन के केस में, या फिर एक्सेस कंट्रोल के केस में आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू दैट। प्लेटफॉर्म वाइज है, लोकेशन वाइज है, क्लाइंट एप्लीकेशन वाइज है, और आपका डिवाइस फिल्टरिंग ऑप्शन भी है। मेरे तो को भी नहीं शो हो रहा है। मैं भी कंडीशनल एक्सेस में ही हूँ। पेज को रिफ्रेश करो एक बार। किया रिफ्रेश, उसमें मैंने यहाँ पे एक यूजर ऐड कर दिया, और यहाँ पे मेरे को ऐड असाइनमेंट आ रहा है, साइड में मेरे को आ रहा है असाइनमेंट्स डिस्क्रिप्शन। नहीं नहीं, अब बैक आओ, एक बार बैक आ जाओ अपने इंट्रा एडमिन सेंटर पे। डिवाइस रिमूव कर दूँ? नहीं, अभी मतलब वो वो छोड़ दो, अभी असाइन अभी वो वाला पार्ट छोड़ दो। अब इसमें आ जाओ, इंट्रा होम पे एडमिन सेंटर पे, आ गया। होम पेज पे आ जाओ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो और कंडीशनल एक्सेस ओपन करो। एक सेकेंड, एक्सेस नहीं है मेरे आपको एडी का एक्सेस है पूरा, में। हाँ जी। कंप्लीट एडी का एक्सेस है तो आना चाहिए। आई डोंट थिंक सो। इसके लिए एक ये प्रीमियम लाइसेंस चाहिए रहेगा क्या? P2 लाइसेंस चाहिए। ओके, इसके लिए इंट्यून लाइसेंस नहीं चलेगा? नॉट रिक्वायर्ड ना, इन ट्यून इज स्पेशली अप्लीकेबल टू जस्ट इनरोल द डिवाइस। मेरे पास E5 लाइसेंस है। मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी 5। हम्म, ये कह रहा है, एक सेकंड मैं देख लेता हूँ लाइसेंसेस। मेरे पास है ऑफिस 365 E5 विदाउट ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नहीं 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 नहीं, और वो पैकेज लाइसेंस में कंसीडर किया जाएगा आपका। अच्छा, पैकेज लाइसेंस सिर्फ आपको सर्विसेज देगा रिलेटेड टू माइक्रोसॉफ्ट 365। अच्छा, E3 भी नहीं चलेगा ना? E3 E5 बिजनेस बेसिक, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये लाइसेंस नहीं चलेंगे। अभी इन्होंने ठीक है, बहुत चेंजेस किए हैं। P1 लाइसेंस को आपको डेडिकेटेड परचेज करना पड़ेगा। ओके, ओके। तो कहाँ पे जाना है फिर? यहाँ पे सिलेक्ट किया कंडीशनल एक्सेस पे। यहाँ पे हमने ओपन किया कंडीशनल एक्सेस। अब आप देखिए क्रिएट पॉलिसी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ठीक है। क्रिएट पॉलिसी पे जाओगे, कोई सा भी नाम दे दो, ब्लॉक
एक्सेस ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, किस यूजर के लिए इंटरटेन करना चाहते हो आप? यहाँ पे चाहो तो आप सारे यूजर सेलेक्ट कर लो, या कोई इंडिविजुअल यूजर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे इंडिविजुअल यूजर सेलेक्ट करना है, यूजर इंडिविजुअल यूजर को डिसाइड कर दो। अलीबाबा हमने पहले सेलेक्ट किया था, अलीबाबा को हमने क्लिक किया। अब हमारा यूजर डिफाइन हो गया, ये इंक्लूडेड है। अब चाहो तो बाकी को एक्सक्लूड में रख दो, अगर नहीं भी रखते हो तब भी उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहला स्टेप यूजर सेलेक्ट करना, दूसरा स्टेप टारगेट रिसोर्सेज। सो क्या एग्जैक्टली ब्लॉक करना चाहते हो? पूरा का पूरा एप्लीकेशन ब्लॉक करना चाहते हो, इंडिविजुअल एप्लीकेशन ब्लॉक करना चाहते हो, जैसे टीम्स ना चलाने पाए, आउटलुक ना चलाने पाए, या फिर लाइक एज अनदर सर्विसेज वर्ल्ड एक्सेल पावर पॉइंट ना चलाने पाए, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से रिसोर्सेज में फिल्टर पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी एक्सटेंशन के साथ। अच्छा, ठीक है, अगर आपने ये तो ब्लॉक कर दिया सारे रिसोर्सेज, आई डोंट वांट टू ऑथराइज दिस यूजर टू ब्लॉक द एक्सेस ऑफ एनी एप्लीकेशन, इसको इंक्लूड कर दिया। क्लियर? अब ये अलीबाबा यूजर जो है, जिस तरीके का आप टास्क परफॉर्म करना चाहते हो, पहला दूसरा तीसरा आया नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पे आप डेफिनेटली आई वांटेड टू कॉन्फ़िगर, क्योंकि हमें अपने नेटवर्क पे देना है उनको ऑथराइज, बाकी के नेटवर्क पे नहीं देना। आप चाहो तो ट्रस्टेड नेटवर्क की लोकेशन दे सकते हो, या आप ओके, चाहो जैसे तो होम सेलेक्टेड बेस्ड नेटवर्क, लोकेशन। होम बेस्ड नेटवर्क मतलब ऑफिस का नेटवर्क आप असाइन कर तो सकते हो। आप कह रहे हो अगर पब्लिक आईपी एड्रेस मैं डिफाइन करता हूँ तो उस एरिया में तो ये तो है नहीं कि सेम, मतलब कि पब्लिक आईपी मेरा यूनिक ही होगा। वो तो जो कॉमन आईएसपी से ले रहे होंगे तो क्योंकि शेयर्ड हम्म। रहता है ना इंटरनेट, तो वो तो वहाँ पे भी एक्सेस हो सकता है ना? नहीं, कैसे? मैं अगर एबीसी कंपनी में जॉब करता हूँ, और एबीसी कंपनी में दो लीज लाइन चलती है, ठीक है, हुँ, लेट्स टेक एन एग्जांपल, बीएसएनएल और एयरटेल दोनों का लीज लाइन कंपनी ने ले रखा है फेल ओवर पर्पज के लिए। हुँ, ठीक है, उन दोनों पब्लिक आईपी एड्रेस को एक ही फायरवॉल से कनेक्ट किया जाता है बैकएंड में, हुँ, और दोनों एक तरीके के ब्रिज मोड पे रहते हैं, एक स्टैंड बाय पे रहेगा, एक आपका लाइव रहेगा। इनकी जो पब्लिक आईपी एड्रेस है वो इक्वल पब्लिक आईपी एड्रेस हम मर्ज कर देंगे। दोनों एक ही आईपी एड्रेस रखने का बेनिफिट ये है कि आपको बार बार हर एक आईपी एड्रेस पे सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। हम कैरियर दो परचेज कर रहे हैं, बट हमारी जो आईपी एड्रेस है वो दोनों कनेक्शन के लिए एक ही होगी, इक्वल होगी। हम आगे जो क्लाइंट को देंगे वो एक ही आईपी एड्रेस जाएगी, आईएसपी हमें दो आईपी दे रहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिवाइस के जरिए फायरवॉल के जरिए हमारे फ्लोर पे जो भी मशीनें जुड़ेंगी उनकी सबकी आईपी एड्रेस एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस होगी, चाहे वो बीएसएनएल से चले या एयरटेल से चले। हुँ, ठीक अच्छा। है, अब पूरे फ्लोर पे कोई सा भी डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट को हमने एक ही इंटरनेट असाइन कर रखा है। तो आप एचआर डिपार्टमेंट के मशीन पे जाके व्हाट्स माई आईपी देखोगे, या आईटी डिपार्टमेंट में किसी भी कंप्यूटर को सेलेक्ट करके व्हाट्स माई आईपी देखोगे, तो दोनों मशीनों की पब्लिक आईपी एड्रेस आपको सेम ही दिखाई पड़ेगी। ये कैसे? सॉरी, क्योंकि सारी ये कैसे? मशीनें एक ही इंटरनेट से जुड़ी हैं ना। ओके, सर मेरे कहने का चलो मतलब ये है चलो कि मेरे पास चलो। 2 इंटरनेट हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। जैसे मेरे हाँ, पास और आपके पास, आपका अलग है, एयरटेल का है, मेरा बीएसएनएल का है, राइट? ठीक है। ठीक है। अब दोनों डिफरेंट पब्लिक आईपीज़ हो गए ना, बिल्कुल। है ना? हम्म तो इस केस में मैं जब आपके वाले पब्लिक आईपी पे जंप करूँगा, हम्म। तो मेरा वहाँ पे नहीं चलेगा क्योंकि मैंने पॉलिसी लगा रखी है, राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ, अब मेरा कहने का ये मतलब है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने या आपने ले रखा है, जो पब्लिक कहते हैं, आपने इंटरनेट कनेक्शन लिया है, तो वो पब्लिक आईपी जो आपको असाइन हुआ, क्या वो मेरा किसी और के पब्लिक आईपी से डिफरेंट होगा या सेम सेम होगा? अगर सेम आईएसपी है? नहीं, सेम हो अलग हो, सेम भी होगा। मैंने दो एयरटेल कनेक्शन ले रखे हैं, तो डेफिनेटली दोनों की आईपी एड्रेस अलग अलग होगी। ओके, अगर मैं 5 कनेक्शन लेता हूँ एयरटेल का ही, तो पांचों की पब्लिक आईपी एड्रेस अलग होगी। ओके, ओके। अब उन आईपी एड्रेस को एक स्टैटिक आईपी में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी नेटवर्क इंजीनियर्स की होगी, जो प्रोमाइसेस के अंदर काम करेगा, जो राउटिंग करते हैं? जो रूटिंग करेंगे। ओके। कनेक्शन दोनों आके फायरवॉल में ही कनेक्ट होंगे, दोनों केबल एक हुँ, साथ लगेंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम इंतजार करें कि हमारा एक कनेक्शन डाउन हो, देन दूसरे कनेक्शन को हम एक्टिवेट करें। नो, आपके दोनों कनेक्शन आपके फायरवॉल पे अटैच रहेंगे, और फायरवॉल के अंदर आपको रेंट पे करना पड़ेगा आईपी एड्रेस का, क्योंकि आप पब्लिक जो इंटरनेट है ना वो आपको बाय डिफॉल्ट स्टेट डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, और
कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कि आज आपको ये आईपी एड्रेस मिल रही है, आई डोंट नो कि कल या परसों या 2-3 दिन बाद यही आईपी एड्रेस मिलेगी, क्योंकि ये डायनेमिक है, बिकॉज आई एम नॉट पेइंग एनी अमाउंट फॉर द पब्लिक आईपी एड्रेस। ये डायनेमिक है। अगर मैं आईएसपी से बोलता हूँ मुझे एक स्टैटिक आईपी एड्रेस दे दो, तो जो मेरा प्लान है अभी 799 का प्लान है, 100 एमबीपीएस की स्पीड मिलती है मुझे अनलिमिटेड डेटा के साथ। 799 में एक महीने का डेटा, महीने का एक्सेस मिलता है, एवरी मंथ आई नीड टू रिचार्ज इट। सेकेंड, अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ना फिक्स आईपी चाहिए, मुझे ये स्टैटिक आईपी में कन्वर्ट कर दो, तो आईएसपी डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करेगा और बोलेगा कि यू हैव टू पे 2000 रुपीज फॉर द आईपी एड्रेस। आपका जो प्लान चल रहा है वो एज इट इज चलेगा, आपको आईपी फिक्स कराने का अलग से चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है। कंपनी जब लीज लाइन लेती है तो हर एक आईपी एड्रेस जो उनकी जो एक इंडिविजुअल आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस रहती है, वो फिक्स की जाती है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है। ऑन प्रोमाइसेस पे डोमेन स्टैब्लिश होता है, ऑन प्रोमाइसेस पे डेटाबेस स्टैब्लिश है, कंपनी की पर्सनल वेबसाइट चल रही है, कंपनी की बहुत सारे प्रिंटर्स लगे हैं ऑन प्रोमाइसेस पे, और प्लस उनका जो एक्सचेंज मेलिंग सर्विसेज है वो भी ऑन प्रोमाइसेस पे रन कर रहा है। अगर इनकी आईपी एड्रेस पब्लिक वाली चेंज हुई तो जो वेबसाइट है वो डाउन हो जाएगी, इंटरनेट से जो ईमेल सर्विसेज है वो डाउन हो जाएगी, क्योंकि ऑन प्रोमाइसेस इंटरनेट चल रहा है, डोमेन मेलिंग सर्विसेज चल रही है। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए कंपनी जो है वो प्रोसीड करती है विद स्टैटिक आईपी एड्रेस। और जो कंपनी की का इंटरनेट रहता है और जो हमारा घर का इंटरनेट रहता है, दोनों में बहुत गैप रहता है एसएलओ को लेकर के, बहुत सारा गैप रहता है स्पीड से लेकर के। मैंने 100 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है। 100 एमबीपीएस प्लान जो है ये इंडिविजुअल प्लान कहलाता है। मतलब ये कंपनी का बंदा आएगा और हम लाइक बोलते हैं कि मुझे 100 एमबीपीएस मिल रही है, नहीं मिल रही है स्पीड, तो वो सिर्फ एक मशीन को कनेक्ट करेगा, उस एक मशीन पे 100 एमबीपीएस का स्पीड मिलेगा। बाकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नॉर्मल कनेक्शन नहीं लेगा। कंपनी में अगर आपने 40 एमबीपीएस का प्लान ले रखा है तो नंबर ऑफ मशीन प्लस प्लान जो आपकी स्पीड है वो सारी मशीनों पे एक ही होनी चाहिए। ठीक है। दैट इज द रीजन हमारा जो प्लान है वो 799 का है। कंपनी का जो प्लान है, अगर कंपनी में 200 बंदे सिर्फ काम कर रहे हैं या 250 बंदे काम कर रहे हैं, उनके लिए हमें इंटरनेट चाहिए 40 एमबीपीएस का, तो उसका जो बिल जाएगा मंथली बेसिस पे वो 90,000 टू 1 लाख रुपीज पर मंथ जाएगा। ओके। ठीक है, क्योंकि उसमें उन्होंने स्टैटिक आईपी एड्रेस दे रखी है, प्लस जो हमारी स्पीड है वो इंडिविजुअल ना होकर के वो सभी मशीनों के लिए सेम ही स्पीड प्रोवाइड करेगा। और कितनी आईपी एड्रेसेस देते हैं? एक आईएसपी एक ही देगा ना। अच्छा, नहीं आप पब्लिक कह की रहे बात हैं। कर रहे हैं, पब्लिक की बात कर रहे हैं। हम्म, एक स्टैटिक ले लो, आप आईएसपी कितने भी लगा लो उस पे, अच्छा। हमारी आईपी नहीं चेंज होगी, आईएसपी बदल देंगे हम। कभी बीएसएनएल से कनेक्ट किया, कभी हमने एयरटेल से कनेक्ट किया, क्योंकि ये वर्ल्ड ओके। वाइड है। तो ठीक है, उसके लिए कोई सेटिंग सेटिंग करनी पड़ती है? फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा ना, आप अपना खुद का गेटवे कॉन्फ़िगर करेंगे बीएलएन के अकॉर्डिंग। अच्छा। ओके। आईपी एंड ठीक। ऑफ द डे डिस्ट्रीब्यूट होगा प्राइवेट आईपी एड्रेस से, ओके। हम कनेक्ट करेंगे, बाकी अपना हम गेटवे खुद डिसाइड करेंगे। कभी 192 का गेटवे चल रहा है, कभी 172 का गेटवे चल रहा है, कभी 10 का गेटवे चल रहा है, वो हम डिसाइड कर रहे हैं। आईएसपी ने एक पब्लिक आईपी एड्रेस दे दी बस। ठीक ठीक ठीक। ओके। क्लियर। तो ओके। ये जो कंडीशनल एक्सेस का ऑप्शन है ये एक तरीके का कलेक्शन ऑफ पॉलिसीज है, जिसमें आप अपने अकॉर्डिंग अपने सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको प्लेटफॉर्म ब्लॉक करना है, आपको पब्लिक आईपी एड्रेस ब्लॉक करनी है, अदर्स आपको कंट्री ब्लॉक करनी है कि हम नहीं चाहते कि हमारा जो बंदा है वो इंडिया के बाहर जाए तो वो मेलिंग सर्विसेज का इस्तेमाल कर पाए, हम लोकेशन सेट कर सकते हैं इसमें। ओके। ठीक है, तो ये सारा पार्ट हम कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी के जरिए परफॉर्म करने का काम करते हैं। ऑल राइट। ओके। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसमें? नहीं सर। ठीक है, नेक्स्ट एक बार फिर से आ जाते हैं। आई होप कि ये जितने पॉइंट्स हैं ये हमने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, एक दो बारी आप अपनी तरफ से टास्क परफॉर्म कर लेना। ये हमने इसमें गैप वगैरह देखे थे कि बेसिकली डिफरेंसेस क्या हैं। एडी ज्वाइन का कॉन्सेप्ट हमने देखा था, एडी कनेक्ट का कॉन्सेप्ट देखा था, दोनों में बहुत गैप है। एडी ज्वाइन जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट को इंटरटेन करता है, इसका सर्वर से कोई मतलब नहीं है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू जस्ट कंट्रोल एंड मैनेज द नंबर ऑफ क्लाइंट कंप्यूटर्स विच आर अवेलेबल इन द एनवायरमेंट। आप अपने क्लाइंट मशीन को डायरेक्टली एज्योर पोर्टल के एज्योर एडी से
एज्यूर पोर्टल के एज्यूर एडी से या माइक्रोसॉफ्ट 365 के एज्यूर एडी से कनेक्ट करा सकते हो। Okay. ऑल गुड। Yes. ठीक है। बेनिफिट इसके कई सारे हैं। कंट्रोल क्लाइंट पीसी, आप क्लाइंट पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। आप बिट लॉकर की की को सेव कर सकते हैं। आप अपने ऑन प्रोमाइसिस मशीन में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेटर है उसके पासवर्ड को रिस्टोर किया जा सकता है। एंड लास्ट ऑप्शन, अगर आपने कोई एप्लीकेशन इस्टेब्लिश कर रखा है, अगर आपने कोई एप्लीकेशन इस्टेब्लिश कर रखा है तो उस एप्लीकेशन को लॉगिन देना है नहीं देना है वो हम खुद से मैनेज कर सकते हैं। ठीक। These all activity you can perform with the help of AD client, Microsoft Intra client, Microsoft Intra Connect और Microsoft Intra Join, Intra Connect और Intra Join दो अलग अलग चीजें हो जाएंगे। ओके। आगे बढ़ सकते हैं हम। हाँ जी। ठीक है। अगला जो पॉइंट हमारे पास है यहाँ पे, अगला जो पॉइंट है हमारे पास विच इज रिलेटेड टू, अगर यहाँ पे सब कुछ ओके है तो सर्वर बैकअप का पार्ट हमने डिस्कस किया था क्या? कौन से वाला, ऑन प्रिम का? ऑन प्रेमाइसिस सर्वर बैकअप का पार्ट हमने डिस्कस किया था आई थिंक। थोड़ा सा किया था, आई थिंक इतना डिटेल में नहीं किया था क्योंकि हमारे पास सिर्फ वो नहीं था परफॉर्म करने के लिए कुछ। How many types of back server backup options are available? आपने ये बताया था डोमेन रेप्लिकेशन, बताया था कुछ, और रेड के बारे में थोड़ा सा बताया था, हम्म, और मैनुअल कहते, आई थिंक बैकअप के बारे में आपने नहीं इतना डिस्कस नहीं किया सर। ठीक है, हमने वो इंक्रीमेंटल, हाँ रेप्लिकेशन पे बात की थी हाँ बस। हाँ, इंक्रीमेंटल और वो कुछ ऐसे करके बैकअप होता है ना। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अगले अपने पॉइंट पे विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर बैकअप। वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी थर्ड पार्टी टूल, विंडोज सर्वर बैकअप। और इस विंडोज सर्वर बैकअप के केस में without third party application we are going to establish and protect our environment। ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है दैट वी स्टैब्लिश इन विंडोज सर्वर 2019। यहाँ पे हमने सर्वर 2019 स्टैब्लिश किया और एक डोमेन कंट्रोलर स्टैब्लिश किया विद नेम ऑफ मे बी class.com के नाम से। जब आप class.com को कॉन्फ़िगर करते हो तो इसमें कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ते हैं। वी आर एबल टू फाइंड द ऑप्शन रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर। सिर्फ एडी की बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड कंटेनर का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। आपको डीएनएस इमीडिएटली कॉन्फ़िगर किया मिल जाएगा, आपको जीपीओ मिल जाएगी, आपको एडमिन सेंटर मिल जाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे एडीसीएस का ऑप्शन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट सर्विसेज। ये सारी सर्विसेज जो है आपकी बाइंड रहती हैं एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्वर्स के साथ। ठीक है। ओके। आपने, हाँ सच, ये भी टॉपिक बीच में इंक्लूड कर लेना, जो कहते हैं एसएसएल सर्टिफिकेट वगैरह कैसे असाइन करते हैं, मतलब कि इंस्टॉल करते हैं सर्वर पे। एडीसीएस का पार्ट आप बोल रहे हो। हाँ। ठीक है, ये अपने पास हो गया। लोकल सर्टिफिकेट क्रिएट करना, डोमेन सर्टिफिकेट क्रिएट करना, किसी भी ऑन प्रोमाइसेस पे रन करने वाली वेबसाइट को आप हाउ वी कैन प्रोवाइड द ऑप्शंस रिलेटेड टू द एसएसएल सर्टिफिकेट जिससे उसकी वेबसाइट को एचटीटीपीएस के थ्रू एक्सेस किया जा सकता है। इज दैट करेक्ट? या। ठीक है, ये अपने पास हो गया डोमेन का। अब सर्वर बैकअप जो है ना वो इम्पोर्टेंट है। सर्वर बैकअप के केस में व्हाट यू वांट टू टेक बैकअप, सर्वर बैकअप की अगर हम बात करें तो कई चीजें हमारी बैकअप की कैटेगरी में आ जाती हैं। Do you want to protect user and आपको अगर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट्स एंड कंटेनर को प्रोटेक्ट करना है, इसका मेथड अलग जाएगा। आपको कंप्लीट एडी को प्रोटेक्ट करना है, उसका प्रोसीजर अलग जाएगा। अगर आपको फुल ऑपरेटिंग सिस्टम, नॉट ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लीट ओएस प्रोटेक्शन चाहिए तो उसका मेथड अलग जाएगा। ओके। ठीक है, तो कई पॉइंट में हम अपने बैकअप की सर्विसेज को मैनेज कर सकते हैं। आपको सिर्फ यूजर और कंटेनर का बैकअप चाहिए तो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बैकअप, बट आई थिंक हमने शायद डिस्कस भी किया होगा रिलेटेड टू द एडमिन सेंटर।
जहां से हमें डिलीटेड ऑब्जेक्ट को फिर से रिवर्ट बैक कर सकते हैं। ऐसा कुछ पार्ट किया था हमने। आई थिंक थोड़ा सा बीच में चला, बट ध्यान नहीं अभी। चलो कंप्यूटर हम प्रोटेक्शन। एक एक पार्ट पे चलते हैं, एक एक पार्ट पे चलते हैं। ये अपने पास हो गया एडी प्रोटेक्शन, एडी को केवल बैक प्रोटेक्ट करना, कंप्लीट एडी को प्रोटेक्ट करना, कंप्लीट ओएस को प्रोटेक्ट करना, और यहाँ पे फाइल एंड फोल्डर को प्रोटेक्ट करना। इन सभी के लिए किसी भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी सभी को एंटरटेन करता है, बट यहाँ पे क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है कि आपको इन सभी टाइप्स को, इन सभी सर्विसेज को सिक्योर करना है बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का इस्तेमाल किए हुए। तो जो ऑब्जेक्ट और कंटेनर्स का ऑप्शन है ना, उनको सिक्योर करने के लिए आपको सिंपल सा बेसिक सा स्टेप इस्तेमाल करना पड़ेगा। class.com ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है, और इसमें हम ऑलरेडी कई सारे यूजर्स बना रखे हैं। आप टेलनेट देख रहे हो, जीसीपी देख रहे हो। आई एम गोइंग टू क्रिएट फ्यू ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट एज वेल। यहाँ पे हम कुछ ओयूज वगैरह भी बना लेते हैं। डेमो ओयू बना लिया एक, विच इज प्रोटेक्टेड। और अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ जीपीओ वगैरह लगाना, तो जीपीओ भी हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप ग्रुप क्रिएट करना चाहते हो तो आप अपना पर्सनल ग्रुप भी बना सकते हैं। मान लीजिए हमने एक सिक्योरिटी ग्रुप का प्लान किया, सो लेट मी क्रिएट वन सिक्योरिटी ग्रुप। नाम रख देते हैं क्लास ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप है, ग्लोबल है, इसको हमने ऐड कर दिया। ये सारी चीजें आपके या तो कंटेनर्स में आएंगे या तो आपके ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। यूजर, ग्रुप, कंप्यूटर्स, ये तीनों आइटम आएंगे ऑब्जेक्ट्स में। ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट और डोमेन ये आपका आएगा कंटेनर्स में। ठीक है, इसको सिक्योर करने के लिए आप सिंपल सा, इसको हम क्लोज करते हैं पहले, एंड वी आर गोइंग मूव टू द डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे हम अपना ओपन कर लेते हैं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। और छोटी सी सर्विस है जिसको आप एक्टिवेट करके एटलीस्ट ऑब्जेक्ट और कंटेनर्स को तो प्रोटेक्ट कर ही सकते हैं। आप टूल्स पे जाएंगे, एडी के साथ साथ जब आप एडी इंस्टॉल करते हो, इसके लिए कोई दूसरी सर्विस या कोई दूसरा रोल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। इस सर्विस को एक्सेस करने के लिए एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर एक फीचर है जो बिल्ट इन फीचर आपको मिलेगा। और इस बिल्ट इन फीचर को एक्सेस कराने के लिए आपको वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल द एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हम सिर्फ और सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, our ADDS service already installed, हमने इसको पहले से इंस्टॉल कर रखा है। एंड नाउ लेट्स प्रोसीड विद एडमिन सेंटर। ये एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर्स का पेज आ गया। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर पे आप अपने डोमेन पे क्लिक करो, वैसे बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड राइट पैनल पे आप कॉर्नर पे देखो तो एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, इनेबल रिसाइकल बिन। यहाँ पे एक रिसाइकल बिन का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, ये वन टाइम एक्टिविटी होती है। अगर आपने अपने डोमेन कंट्रोलर के अंदर रिसाइकल बिन को एक्टिवेट कर दिया तो आप उसको डिसेबल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है। अगर आपने उसको मैन्युअली जाके इनेबल कर दिया तो दोबारा उसको डिसेबल की कंडीशन में नहीं लिया जा सकता। ठीक है, ओके। तो बेनिफिट इसका ये है कि कोई भी यूजर एक्सीडेंटली डिलीट हो जाता है, ओयू डिलीट हो जाता है या ग्रुप डिलीट हो जाता है, हमारे पास ऑप्शन रहेगा कि उस डिलीटेड ऑब्जेक्ट या कंटेनर्स को इमीडिएटली रिवर्ट बैक करा सकते हैं। इनेबल रिसाइकल बिन पे गए और इसको हमने एक्टिवेट कर दिया। रिबूट रिक्वायर्ड होता है इसमें जब अनेबल नॉट करते हैं? नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। तो ये कभी भी कर सकते हैं ना अनेबल हम? ये कभी भी कर सकते हैं। As you are here, I got one question as well. हम्म। सर, ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया आपने कि भाई हमारा कोई एडी यूजर जो हम्म, लॉग इन कर रहा है कंप्यूटर पे, और ही इज टेकिंग मोर देन 25 मिनट्स टू लॉग इन? ठीक है, दो कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, अगर आपका लॉगिन टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है, नॉर्मली जो लॉगिन टाइम होता है बिटवीन 5 to 15 सेकेंड्स। आप कैसा भी नेटवर्क यूज करो, वायर्ड यूज करो, वायरलेस नहीं यूज करो, दोनों के केस में 15 सेकेंड मैक्सिमम टाइम होता है। अगर 20 मिनट लग रहा है या 5 मिनट भी लग रहा है, 10 मिनट भी टाइम लग रहा है, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। अगर आपके इन्वायरमेंट में अभी भी रोमिंग प्रोफाइल चल रही है तो ये ड्यूरेशन आपका 25 से 30 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे भी हो सकता है, अगर जी। रोमिंग प्रोफाइल है। दूसरा,
आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बड़ा है, लाइक नंबर ऑफ क्लाइंट है मोर देन 200। अनफॉर्चुनेटली पूरे 200 बंदों को हैंडल करने की जिम्मेदारी एक जीसी को है, तब भी ये सेम सिचुएशन आएगी। ओके, तो ये ग्लोबल पहली कैटलॉग, हाँ, ये तो नहीं है सिचुएशन। ओके। ठीक है, ग्लोबल कैटलॉग जो सर्वर होता है वो हमारे क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करके जो भी यूजर आईडी पासवर्ड हम मेंशन करते हैं ना, वो यूजर आईडी पासवर्ड को कैरी करता है, कैरी करके डेटाबेस ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी, डेटाबेस ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी से कोऑर्डिनेट कर, डेटाबेस ऑफ आवर एक्टिव डायरेक्टरी से मैच कराने का काम करता है कि क्लाइंट ने सही यूजर नेम और सही पासवर्ड प्रोवाइड किया है। अगर पूरे इन्वायरमेंट में एक ही जीसी है और बहुत सारे बंदे एक साथ लॉग इन कर रहे हैं, तो जीसी जो है बहुत ज्यादा ट्रैफिक जनरेट होगा, आपकी रिक्वेस्ट की क्यू बन जाएगी, और जब तक सामने वाला डेटाबेस वेरीफाई नहीं हो पाएगा, जब सामने वाला यूजर नेम एंड पासवर्ड वेरीफाई नहीं हो जाता, आपका यूजर क्यू में रहेगा, आपकी रिक्वेस्ट क्यू में रहेगी, आप लॉगिन करने के बाद वेट करेंगे, वो विंडोज आइकन पे घूमता रहेगा। ओके। आपने यूजर आईडी पासवर्ड दे दी, उसके बाद आप 20 मिनट इंतजार करोगे, क्योंकि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना, वो जीसी डोमेन से वेरीफाई नहीं कर पा रहा है, डोमेन के डेटाबेस से वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो उस केस में आप जीसी पूछ लो, भाई हमारे यहाँ जीसी कितने हैं। अगर कम जीसी हैं तो आप नंबर ऑफ जीसी बढ़ा लो। ग्लोबल कैटलॉग 50 यूजर पे एक जीसी कंसीडर किया जाता है कि 50 मतलब यूजर्स हैं हमारे पास। डोमेन नहीं नहीं कंट्रोलर। नहीं नहीं नहीं, डोमेन तो 10 हो सकते हैं, डोमेन 10 हो सकते हैं, नंबर ऑफ ग्लोबल कैटलॉग कितने हैं। ओके, कैसे डोमेन चेक कर सकते जीसी सेलेक्ट करने के लिए बहुत बेसिक सा फंडा है आपको, कि आपके इन्वायरमेंट में कितने जीसी रन कर रहे हैं। आप सिंपल सा टूल्स पे जाके डीएनएस में चले जाओ, सिंपल सा डीएनएस पे क्लिक करने के बाद इस पे डीएनएस के कंप्यूटर नेम पे जाओ, फॉरवर्ड लुकअप जोन पे जाओ, एक आपको फोल्डर दिखाई पड़ रहा है MSDS, MSDCS, माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द डोमेन। यहाँ पे आपको हर एक डोमेन की कैटेगरी मिल जाएगी, डीसी कितने हैं वो उसकी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ डीसी कितने हैं उसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, नंबर ऑफ डोमेन कितने हैं उनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, नंबर ऑफ ग्लोबल कैटलॉग कितने हैं उसकी डिटेल मिल जाएगी। अच्छा, तो 50 होने चाहिए आपके हिसाब से? नहीं 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 भाई, 50 यूजर पे एक जीसी काम करता है, अच्छा। जो जो रिक्वायरमेंट है 50 यूजर पे बताता है। अब जैसे जैसे यूजर्स बढ़ेंगे आपको जीसी की नंबर ऑफ जीसी भी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अच्छा, ऑल गुड। तो ये तो जो कितने टाइमिंग, कितने ग्लोबल कैटलॉग हम वो कर सकते हैं? आप नंबर ऑफ यूजर बताओ उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लो। बट मैक्सिमम कितने अलाउड हैं इसमें माइक्रोसॉफ्ट के पास ग्लोबल कैटलॉग? कितने भी क्रिएट करो, इट्स नॉट बेस्ड ऑन, कोई लिमिट इसकी नहीं है। तो फिर इसका क्या कनेक्शन हुआ जीसी के साथ, किसका? जो आप बता रहे हो? लॉग इन करने का। हम्म। लॉग इन टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। हम्म। आपको दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये आपका रूट डोमेन है फॉर एग्जांपल, जिसको हम पीटीसी बोलते हैं, प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर। ये आपका मीडिएटर है, स्विच है, हम्म। और स्विच से बहुत सारे क्लाइंट यहाँ पे एक साथ जुड़े हैं। जो रूट डोमेन कंट्रोलर होता है ना, वो हम्म। बाय डिफॉल्ट कई सर्विसेज को साथ में लेकर आता है। ये रूट डोमेन कंट्रोलर मैंडेटरी है, जीसी बनेगा ही बनेगा, कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, इसमें डीएनएस अपने आप आ जाएगा, इस पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, और ये मशीन हमारा डीसी रहेगा। अब ये सारे के सारे क्लाइंट मशीन आपके कनेक्टेड हैं किससे? सेम स्विच से, और आपने इनको डोमेन का मेंबर भी रखा। ओके। ये सारी मशीनें आपकी डोमेन का मेंबर है, मीन्स जो आप यूजर क्रिएट करते हो यहाँ पे, वो यूजर आपके इन क्लाइंट मशीन से लॉग इन करने का काम करते हैं। ठीक है, जब आप इस मशीन को सेलेक्ट किया और आपने टेलनेट नाम दिया यूजर का, और जो भी इसका पासवर्ड था वो अपने पासवर्ड,
ये क्लाइंट का काम है जो इस मशीन को हैंडल कर रहा है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जीसी इज अ ग्लोबल कैटलॉग सर्वर, ठीक है। आपने जो यूजर नेम और पासवर्ड दिया है ना, वो यूजर नेम पासवर्ड कहीं पे स्टोर है। कहाँ पे स्टोर है? आपके class.com पे जब आप इंस्टॉल करोगे तो यहाँ पे एक डेटाबेस फाइल बन जाता है, और इस डेटाबेस को बोलते हैं एडी डेटाबेस। कई सारी फाइलें होती हैं, ntds.dit, ntds.bin, ntds.log, ऐसे करके बहुत सारी फाइलें इसमें रहती हैं। हर एक यूजर की डिटेल्स, हर एक यूजर के एट्रीब्यूट्स, हर एक यूजर का यूजर नेम पासवर्ड, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके इस डेटाबेस में स्टोर है। ऑलराइट प्लीज। यस सर। अब बंदा जब लॉगिन करेगा ना, तो जीसी जो है पूरे इन्वायरमेंट में है, यहां से इन दोनों की इंफॉर्मेशन को उठाया और इस डेटाबेस से मैच कराएगा। अगर आपकी इंफॉर्मेशन ठीक हुई, करेक्ट हुई, यूजर नेम सही था, पासवर्ड सही था, तो आपकी मशीन को कर देगा अलाउ लॉगिन करने। ठीक है। अगर आपका पासवर्ड गलत या यूजर नेम गलत, तो ये आपको एरर देगा कि जो आप ट्राई कर रहे हो ना वो मैच नहीं कर रहा है, प्लीज चेक यूजर नेम और पासवर्ड में बी इनकरेक्ट। ठीक है, मतलब आपका जीसी ने अपना काम किया, वेरीफाई किया और फिर आपको रिप्लाई दे रहा है। जब आपका जीसी इस डेटाबेस तक नहीं पहुंच पाता आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर के, तो आपका जो सिस्टम है पासवर्ड देने के बाद भी वो मूव करता रहता है, लॉगिन के पेज पे नहीं ले जाता, क्योंकि आपका डेटा वेरीफाई नहीं हुआ। और वो कब होगा? जब इस बंदे ने भी अब लॉगिन किया, ये भी और इस तरीके से 50 बंदों ने लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट दे दी, जीसी एक है, अब उनको उनकी सारी इंफॉर्मेशन को मैच कराने में टाइम लगेगा। 50 यूजर तक तो ये एंटरटेन कर लेगा आसानी से, बट 50 यूजर प्लस करते हैं, 200 यूजर और एक जीसी पे काम करेगा, एक जीसी 200 यूजर के लिए करेगा, तो जितने यूजर्स हैं जो 15 सेकंड में पहले लॉगिन होते थे, अब वो 1 से 1.5 मिनट का टाइम लेंगे लॉगिन करने में। अच्छा। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप वेरीफाई करिए कि आपके पूरे इन्वायरमेंट में जितने भी एडीसी बना रखे हैं, उन एडीसी में से कितने को जीसी के राइट्स दे रखे हैं। अच्छा। ठीक है। डन हो गया, ये क्लियर हो गया। हाँ जी। तो ग्लोबल कैटलॉग कहीं ना कहीं मीडिएटर की तरह काम करता है, और इस मीडिएटर के जरिए हम अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करा पाते हैं। मीडिएटर नहीं है, हम अपने क्लाइंट मशीन को लॉगिन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम। आ जाते हैं रिसाइकिल बिन को ऑन करते हैं, इसको हमने टर्न ऑन किया रिसाइकिल बिन को, और रिसाइकिल बिन को टर्न ऑन करने के बाद दोबारा डाउन नहीं किया जा सकता। इज दैट ओके? और इसकी जो जिम्मेदारी रहती है ग्लोबल इनेबल रिसाइकिल बिन, एक्सीडेंटली कोई भी डेटा अगर डिलीट होता है तो उस केस में, राइट, इस केस में कैन नॉट बी डिसेबल्ड, आप दोबारा इसको डिसेबल्ड नहीं कर पाओगे, ये वन टाइम एक्टिविटी है। अनेबल करने की ना। हाँ, इनेबल करने के बाद आप दोबारा इसको लाइक डिसेबल। डिसेबल नहीं कर पाएंगे। हमने तो देखो कभी भी यहाँ नहीं हो पे सकता ये? ये कभी भी नहीं होगा। अब जैसे ही आपने इसको एक्टिवेट किया, चलिए देखते हैं कि कुछ यूजर्स हमारे पास होंगे, उन यूजर को हम एक्सीडेंटली डिलीट मार लें। एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पे गए और यहाँ पे यूजर्स पे जाते हैं। कई सारे यूजर्स हमने बनाए हैं, एबीसी एक यूजर दिखाई पड़ रहा है, अलीबाबा टाटा दिखाई पड़ रहा है, तो अलीबाबा को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। बैकअप या सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन बोल सकते हैं, अलीबाबा डिलीट हुआ, बट हमने थोड़ी देर पहले रिसाइकिल बिन एक्टिवेट कर रखा था। अब आप सेम पेज पे जाएंगे, रिसाइकिल बिन वाले पेज पे जाएंगे, और रिसाइकिल बिन के पेज पे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा डिलीटेड ऑब्जेक्ट। जब आप इस पर डबल क्लिक करोगे तो अलीबाबा यहाँ पे मिल जाएगा। आप इसको राइट क्लिक करके रिस्टोर करा दोगे, और ये आपका यूजर फिर से उसी कंडीशन में पहुंच जाएगा जहां से आपने इसको रिमूव कराया था। ओके। तो ये हमें कहते रिसाइकिल बिन अनेबल करने का ऑप्शन सिर्फ वहीं मिलेगा जहाँ पे आपने दिखाया? ओनली एंड ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास इसको मैनेज करने के लिए। अच्छा। ऑल गुड। हाँ जी। ठीक है, दूसरा एक ओयू होता है, आई डोंट थिंक कि हमने बात की थी कि नहीं ओयू के बारे में। एक ओयू होता है लॉस्ट एंड फाउंड ओयू, बात की थी हमने। हुँ।
क्या होता है लॉस्ट एंड फाउंड ओयू? अब देखिए यहाँ पे एक लॉस्ट एंड फाउंड ओयू दिखाई पड़ रहा है इसी वाले पैनल पे, अच्छा। और नॉट ओनली ऑन द पेज ऑफ आवर एडमिन सेंटर, आप अगर इसमें व्यू में जाकर के एडवांस फीचर एक्टिवेट करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको लॉस्ट एंड फाउंड ओयू मिल जाएगा। ओके, ये हिडन कंटेनर बोला जाता है इसको। ये किस काम आता है? ये काम आता है जब हमने एडीसी बनाया था ना एफएसएमओ रोल वाले प्रैक्टिकल में। हाँ जी। अब आपने रेप्लिकेशन, प्रोडक्शन इन्वायरमेंट के अंदर क्या होता है, लाइव रेप्लिकेशन चलता ही रहता है, हमेशा रेप्लिकेशन चलता ही रहता है। हम्म, कभी कोई टास्क परफॉर्म कर रहा है, कभी एडीसी कोई काम कर रहा है, कभी एडीसी 2 काम कर रहा है, कभी रूट डोमेन पे कोई एक्टिविटी चल रही है, मतलब हर एक कोई ना हर एक डोमेन कंट्रोलर अपने आप में बिजी रहते हैं। हम्म, कई बार क्या होता है कि हमारा जो पैकेट है ना, वो पैकेट लीक करता रहता है, या फिर आप बोल सकते हो पैकेट ड्रॉप होते रहते हैं। अ, जैसे मान लीजिए 2 मशीनें हैं, आईपी कॉन्फ़िग, इसकी आईपी एड्रेस है 120। अगर मैं एक एग्जांपल के लिए देख रहा हूँ यहाँ पे 192.168.1.120 -T लगा दिया। अब ये आपके एक एक पैकेट को काउंट करता रहेगा, ये चलता रहेगा। ठीक है, आपने नॉर्मल पिंग करके देखा, पिंगिंग हो गई, मतलब 4 पैकेट सेंड, 4 पैकेट रिसीव, लॉस 0%, रिसीव 100%। हम्म, हम ये नहीं समझ पाते कि बीच में पैकेट ड्रॉप भी हो रहे हैं। अगर ओके। आपके 2 डोमेन कंट्रोलर के बीच में रेप्लिका स्टैब्लिश की है आपने, और उनका पैकेट जो है ना बीच में ड्रॉप हो रहा है, जैसे ये टीटीएल हर जगह पे रिप्लाई रिप्लाई आ रहा है, बीच में आ गया डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, बीच में आ गया रिक्वेस्ट टाइम आउट, फिर रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, ये हम्म, बताता है कि आपका नेटवर्क जो है ना कम्युनिकेशन तो कर रहा है, लेकिन बीच में पैकेट ड्रॉप्स हो रहे हैं। और ओके। ऐसी सिचुएशन में आपका रेप्लिकेशन ठीक से काम नहीं करेगा। अच्छा। ठीक है, और हम्म, रेप्लिकेशन के टाइम पे रेप्लिकेशन क्या होगा, यूजर होगा, ग्रुप होगा, जीपीयू होगा, डीएनएस होगा, जीसी होगा, ये आपस में रेप्लिकेट करते रहेंगे। लॉस्ट एंड ओके। फाउंड ओयू की जिम्मेदारी ये है कि जो यूजर रेप्लिकेशन के टाइम पे पिंग फेल आ गया, हम्म, यूजर रेप्लिकेट हो रहा था, ग्रुप रेप्लिकेट हो रहा था, जीपीए रेप्लिकेट हो रही थी, या ओयू रेप्लिकेट हो रहा था, और इन बिटवीन पिंग फेल आ गया, अब हम्म, वो आपके जो ऑब्जेक्ट है ना वो दोनों डोमेन से गायब हो जाएंगे। ओके। वो बीच में थे, पहले से जा चुके थे और दूसरे तक पहुंचे नहीं थे, वो हम्म, बीच में थे। अब वो यूजर आपके डोमेन कंट्रोलर से गायब हो जाएंगे, एंड यू नीड टू फाइंड, यार यूजर अभी था और रेप्लिकेशन जैसे अभी थोड़ी देर पहले यूजर ही नहीं दिख रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आई, ये इनविजिबल होगा पूरा का पूरा, ये सारी एक्टिविटी इनविजिबल होगी, क्योंकि लॉजिकली हमें ये सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ती। अब आपको फील हुआ कि अभी आधे घंटे पहले यूजर था, अब हमें यूजर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और हमारे पूरे हम्म, इन्वायरमेंट में 10 डोमेन कंट्रोलर रन कर रहे हैं एक साथ, रेप्लिकेट कर रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल सा लॉस्ट एंड फाउंड ओयू ओपन कर लेना है। ओके। आपका वो ऑब्जेक्ट जो इन बिटवीन डिस्कनेक्ट हुआ था, वो लॉस्ट एंड फाउंड में मिलेगा। वर्क क्या अच्छा। होता है लॉस्ट एंड फाउंड ओयू का, इट्स अ टाइप ऑफ हिडन कंटेनर। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लॉस्ट एंड फाउंड, responsibility of lost and found हम्म, can the responsibility of lost and found, it is responsible to uh, contain the orphan object। ओके। जितने भी ऑर्फन ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे ग्रुप हो, हम्म, चाहे आपका हम्म, यूजर हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ही क्यों ना हो, जितने भी ऑर्फन ऑब्जेक्ट हैं उनको ये कंटेन करने का काम करेगा। और यहाँ से आपको ऑर्फन ऑब्जेक्ट को मैनुअली ले जाना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा। मूव कराना पड़ेगा, ये परमानेंट यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार नया यूजर क्रिएट करने से पहले आप ऑर्फन ऑब्जेक्ट को अपने लॉस्ट एंड फाउंड में वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर। ओके, तो ये लॉस्ट एंड फाउंड कहते पहले से ही अवेलेबल होता है या रिसाइकल बिन बिल्ट इन अनेबल होने के बिल्ट इन बाद आता है? बिल्ट नहीं बिल्ड नहीं नहीं बिल्ट पहले से बिल्ट इन अनेबल। पहले से रहता है, हिडन रहता है, व्यू में जा करके आप ये जो एडवांस फीचर है ना इसको चेक मार करना पड़ता है। अभी देखो गायब हो गया, लॉस्ट एंड फाउंड नहीं दिखाई पड़ रहा है, आप इसको
जाके एडवांस फीचर एक्टिवेट करोगे तो कई सारी सर्विसेज यहाँ पे मिल जाएगी। तो ये सिर्फ यूजर ही कंटेन करता है या और कुछ भी ग्रुप कंटेन करता ग्रुप ग्रुप यूजर कंप्यूटर एंड ओयू। है? ओके, ये सिर्फ रेप्लिकेशन के टाइम पे जो कुछ चेंजेस मिस हुआ होता है तो वही कंटेन करता है ना ये? एग्जैक्टली। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी। ये हुआ इंडिविजुअल कंपोनेंट की सिक्योरिटी या प्रोटेक्शन को एक्टिवेट करना। अब ठीक है, ये छोटा था टास्क है, इसके लिए हमने कोई भी अदर मशीन या स्टोरेज की हेल्प नहीं ली। मतलब इसमें भी 100% श्योरिटी नहीं है, आपका ओएस ही नहीं है तो डेफिनेटली ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं हम मेन बैकअप वाले पार्ट पे। जो मेन बैकअप है विंडोज सर्वर बैकअप। ठीक है, ओके, अभी हम बात करने वाले हैं विंडोज सर्वर बैकअप। विंडोज सर्वर। और इस विंडोज सर्वर बैकअप को हम किस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं विदाउट एनी थर्ड पार्टी टूल। हम्म। आपको इसमें मिलेगा फुल बैकअप। दूसरा आपको मिलेगा इसमें बेयर मेटल बैकअप। और तीसरा आपको मिलेगा इसमें सिस्टम स्टेट बैकअप। ठीक है, ये तीनों बैकअप आपको एक ही फीचर्स में मिल जाएंगे। फुल बैकअप कलेक्शन ऑफ ऑल बैकअप टाइप। बेयर मेटल बैकअप यूज टू सिक्योर फुल ऑपरेटिंग सिस्टम, यूज टू सिक्योर ATDS services only. That's it. ओके। ठीक है, और ये सर्वर बैकअप हमारे मशीन का पार्ट है। ये सर्वर बैकअप हमारे सिस्टम का पार्ट है। आप अपने सिस्टम के ऐड रोल एंड फीचर्स पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे जाएंगे। दिस इज नॉट अ रोल। फीचर्स पे जाओ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन करो, आपको एक ऑप्शन मिलेगा विंडोज सर्वर बैकअप। यहाँ पे इंस्टॉल है, चलो दूसरे सर्वर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हमने मैनेज पे गया, ऐड पे गया, ऐड नेक्स्ट 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 अगेन, और यहाँ पे हमने फीचर्स वाले पार्ट में जाकर के विंडोज सर्वर बैकअप को क्या किया, चेक मार्क कर दिया। चेक मार्क कर दीजिए। मतलब इंस्टॉल करना है इसको। माइक्रोसॉफ्ट हमेशा रेकमेंड करता है कि जब भी आप एडी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो या एडी मशीन के ओएस को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, प्लीज डू नॉट इंस्टॉल थर्ड पार्टी टूल। बट हम अपनी सेफ्टी के लिए हम अपने लाइक एज अपने अकॉर्डिंग जो है इसका बैकअप ले लेते हैं किसी थर्ड पार्टी टूल के जरिए। क्योंकि थर्ड पार्टी टूल जब भी आप इन्वॉल्व करते हो ना, बहुत सारे एजेंट इंस्टॉल हो जाते हैं और वो एजेंट आपके ना सर्विसेज पे इम्पैक्ट करते हैं। ओके, तो कौन कौन से वैसे टूल्स यूज होते हैं थर्ड बैकअप के पार्टी? लिए हम्म। टैटो, शैडो प्रोटेक्ट, बीम बैकअप, बाराकूडा, अच्छा। कॉमवॉल्ट, ये कॉमन है। हम्म। इन मोस्टली क्लाइंट इनको प्रेफर करते हैं कि ठीक है, एक बार हमने कॉमवॉल्ट लगा दिया या बाराकूडा लगा दिया या डेटो लगा दिया और उसके जरिए एजेंट बना बना करके हर एक मशीन में इंस्टॉल हर एक मशीन का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ओके। बैकअप इंस्टॉल करने के बाद आप अगेन टूल्स पे ही जाएंगे और टूल्स पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा विंडोज सर्वर बैकअप। विंडोज सर्वर बैकअप के ऑप्शन पे ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। ये हमारा लोकल बैकअप सेलेक्ट करेंगे, ये कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन। हम्म। अनफॉर्चुनेटली अभी कोई बैकअप नहीं है क्योंकि हमने कोई सेटअप नहीं किया। तो आप देखिए यहाँ पे वो सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, शेड्यूलिंग, बैकअप वंस और रिकवर। शेड्यूलिंग का मतलब है कि हमने प्लान किया है कि हर सैटरडे हर फ्राइडे इवनिंग के टाइम पे जैसे ही ऑफिस क्लोज हो, जितना लेखा जोखा था एक हफ्ते का वो सारा कुछ एक जगह पे स्टोर हो जाए। यू ओके। कैन शेड्यूल इट।
नेक्स्ट पे जाएंगे। फुल बैकअप तो चाहिए नहीं हमें। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कस्टम बैकअप। एक मिनट देना प्लीज। जब आप कस्टम पे क्लिक करेंगे, क्योंकि फुल बैकअप हमें नहीं चाहिए, फुल बैकअप का मतलब है सारा कुछ, तो आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोसीड विद कस्टम। अब यहाँ पे ऐड आइटम्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लिक हियर। आपको सारे बैकअप्स का ऑप्शन यहाँ पे दिखाई पड़ जाएगा। ओके। एडी केवल सिक्योरिटी चाहिए, प्लीज गो विद द सिस्टम स्टेट। हमें बेयर मेटल चाहिए, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, बाकी की ड्राइव का हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा ओएस प्रोटेक्ट होना चाहिए कि ओएस में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। ठीक है, आई डोंट वांट टू मेक एनी सिक्योरिटी फॉर इंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है यहाँ तक। हाँ जी। ठीक है, तो सिर्फ एडी सिक्योरिटी चाहिए, एडी से हम्म, जुड़े सारी सर्विसेज चाहिए। ये वाला चेक कर दो, सिस्टम एडमिन, सिस्टम स्टेट सेलेक्ट करो। नेक्स्ट करेंगे, यह है स्केड्यूल वंस इन अ डे और मोर देन वंस इन अ डे। सॉरी, ये डेली बैकअप में आएगा। आपको डेली बैकअप चाहिए या फिर लाइक एज मल्टीपल टाइम चाहिए, दिन में कई बार हमें बैकअप चाहिए। ओके। इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला बैकअप इस्तेमाल करना चाहिए। ऑल गुड प्लीज। यस सर। तो हम यहाँ पे ठीक है स्केड्यूल कर देते हैं, एक सुबह मॉर्निंग का स्केड्यूल कर लेते हैं। ऑफिस स्टार्ट करने के पहले 9:30 पे एक बैकअप बना दिया, और एक बैकअप इवनिंग के टाइम पे दे दिया हमने, लगभग 6:30 के आसपास। ये दो बैकअप हो गए, मतलब पूरे दिन में आपको दो बैकअप मिलेंगे। पूरे दिन में आपको दो दिन दो 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 बैकअप आपको मैनेज करने को। अब अगला जो पार्ट आता है, इन बैकअप के अलावा टाइप्स ऑफ बैकअप तो हमने आइडेंटिफाई कर दिया। अब अगला जो पार्ट आता है विच इज रिलेटेड टू, यू कैन से दैट लोकेशन। अब आप लोकेशन कहाँ पे देना चाहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कि यू हाँ शुड जी। नो अबाउट द लोकेशन वे वी नीड टू पुट इट। हम इसको कहाँ पे रखना चाहते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है। सर एक बार अपना सर्वर मैनेजर ओपन करना। सर्वर मैनेजर, हाँ जी। एडीडीएस पे जाना। I'm just checking यूजर, के। यूजर नहीं नहीं नहीं, एडीडीएस पे कहाँ से वो उधर से सर्वर मैनेजर से भी आ रहा था ना। मेरे को रिसाइकल बिन का देखना है कि भी वो कहाँ से था, कहाँ से आ रहा था वो। टूल्स में हम्म। एक्टिव डायरेक्टरी एडमिन सेंटर पहला ऑप्शन, हाँ जी हाँ जी। यहाँ पे क्लिक करो, हम्म। लोकल पे जाओ, और ये कॉर्नर पे यहाँ पे ओके। ठीक है सर। क्लियर। हाँ सो जी सर। ये अपने पास सर्वर बैकअप हो गया, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट ये इसमें रहता है, जब भी आप बैकअप इंट्रोड्यूस करते हो तो हम्म। पहले से हमें रेपोजिटरी डिसाइड कर लेनी है। ओके।
रेपोजिटरी का मतलब ये है कि आप कौन सी लोकेशन में अपने डेटा को रखना चाहते हो. यू वांट टू पुट द डेटा इन एक्सटर्नल स्टोरेज. ठीक है, हम्म आप एक्सटर्नल स्टोरेज में रखना चाहते हो, लाइक आपका डीबीडी, सॉरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, पेन ड्राइव हो गया, आप किसी में भी रखना हम्म चाह सकते हैं. एंड दूसरा, नेटवर्क पे रखना है आपको, कोई शेयर स्टोरेज है, ओके राइट. कोई शेयर स्टोरेज है लाइक सैन स्टोरेज या नेस स्टोरेज है, उसमें आपको रखना है, तो यू कैन डू दैट. ओके गॉट इट डन है यहाँ तक. हाँ जी तो हम जो अपना डेटा रखेंगे ना, दोनों तरीके से देखेंगे कि लोकल में रखने, लोकल में कैसे रखते हैं, और एक फाइल शेयर बनाएंगे, उस फाइल शेयर में भी हम अपना डेटा स्टोर करते हैं. इज दैट ओके? हाँ जी सर तो ये अपने पास पार्ट हुआ बैकअप का. नेक्स्ट हम इसमें आगे बढ़ेंगे, लाइक कल इसको कंप्लीट करेंगे बैकअप का, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है. वी जस्ट नीड टू वेरीफाई, वी जस्ट नीड टू कंप्लीट द प्रैक्टिकल पार्ट. ठीक है 1 o'clock हम कनेक्ट करेंगे, एंड देन विल ट्राई टू कंप्लीट द बैकअप वाला पार्ट. चलो मैं रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ. ठीक है सर तो कल आप ओके, आओगे 100%. ठीक है ओके, बाय. ओके सर थैंक यू